तो अगर हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करें, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक, तो व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या? एक्चुअल में एक साइंटिस्ट व्हीट स्टोन नाम के, वो कर क्या रहे थे, वो किरचॉफ लॉ से जुड़ा हुआ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, या मान लो वो ओम्स लॉ से जुड़ा हुआ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी उन्होंने एक अजीब सा कन्फिग्रेशन किया। उस कन्फिग्रेशन में इन्होंने एक रेजिस्टेंस लगा लिया, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे लगाया, एक रेजिस्टेंस वायर ऐसे बनाया और एक रेजिस्टेंस वायर ऐसे लगा दिया। और इन रेजिस्टेंस वायर्स की बात करें तो इन रेजिस्टेंस वायर्स के साथ यहां पर लगा दिया गया एक बैटरी को, साथ में हम लोग स्विच को भी लगा देते हैं और ऐसे अपने सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो 4 रेजिस्टेंस यहां पर लगाए गए। लेट से एक रेजिस्टेंस है P ओम का, दूसरा Q ओम का, तीसरा R ओम का और चौथा S ओम का। ये 4 रेजिस्टेंसेस इस प्रकार से लगाए गए। जैसे ही हम लोग स्विच ऑन किए तो करंट यहां से निकली, I एम्पियर की करंट लेट से यहां पर आई और I एम्पियर की करंट यहां पर पहुंची। करंट के सामने 2 रास्ते, तो करंट का I1 हिस्सा चलो इधर चला गया और I2 हिस्सा इधर चला गया, मीनिंग यहां पर I माइनस I1 भी कर सकते थे, हमारी मर्जी। ये I1 एम्पियर की करंट ऐसे गई, यहां पर I1 एम्पियर की करंट फ्लो होकर इधर पहुंची और इधर से I2 एम्पियर की करंट फ्लो होकर यहां पर पहुंची। नेट करंट I1 प्लस I2 जो कि वापस से I मिल गई और सर्किट में I एम्पियर की करंट वापस से पहुंच गई। तो इस प्रकार से करंट यहां पर फ्लो होने लगी। तभी इनके दिमाग में एक बात आई कि अगर हम लोग ऐसा करें, इस जगह पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दें, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा दो, कोई रेजिस्टेंस लगा दो, तुम्हारी मर्जी, तो क्या होगा। तो इनका मानना यह था कि सर यहां पर चलो 4 पॉइंट हैं A B C D, पॉइंट B और D के अक्रॉस जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, पॉइंट B और D के अक्रॉस, और करंट हम लोगों को मालूम है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। अगर पॉइंट B का पोटेंशियल ज्यादा है और पॉइंट D पर पोटेंशियल कम है तो करंट B से D की तरफ फ्लो होने लगेगी, और अगर पॉइंट B का पोटेंशियल कम है, पॉइंट D का पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट D से B की तरफ फ्लो होने लगेगी। क्या मेरी बात समझ गए? तो हम लोगों को यह बात मालूम है कि पॉइंट B और पॉइंट D की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग ये बात समझ गए हो तो आगे बढ़ें। लेकिन इस जगह पर उन्होंने क्या देखा कि ना तो करंट B से D की तरफ जा रही है, ना तो करंट D से B की तरफ जा रही है। मतलब हुआ क्या होगा, मतलब यहां पर पॉइंट B और पॉइंट D दोनों जगह पर पोटेंशियल बराबर होगा, ना कोई हायर ना कोई लोअर, क्योंकि करंट तो हायर टू लोअर फ्लो होती है, हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। यहां पर दोनों जगहों पर पोटेंशियल बराबर होगा। तभी ऐसा हुआ कि ना तो करंट जा रही है B से D और ना तो करंट जा रही है D से B। बात समझ में आ गई? तो हमने बोला कि सर पक्की बात है, दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। अगर हम लोग एक काम करें, इस P ओम वाले रेजिस्टेंस को Q ओम के साथ बदल दें, मतलब इसको लगा दें इधर और इसको लगा दें इधर, तो हम ये पाते हैं कि गैल्वेनोमीटर में करंट आ जाती है। अगर हम इन दोनों को चेंज कर दें तो भी गैल्वेनोमीटर में करंट आ जाती है, इन दोनों को चेंज कर दें तो भी गैल्वेनोमीटर में करंट आती है, इन दोनों को चेंज कर दो तो भी आ जाती है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर यहां पर इस कॉन्फ़िगरेशन को बदला जाए तो हम लोग फिर से ये देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में करंट आ जाती है, मीनिंग इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम नहीं होते। हाँ, अगर ऐसा बदल दोगे इन दोनों को और इन दोनों को तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, इन दोनों को और इन दोनों को तो फिर सेम रहेगा। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को गड़बड़ किया जाए तो गैल्वेनोमीटर में एक करंट आ जाती है, लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन यही रखा जाए तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आती। मीनिंग एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है जिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पॉइंट बी और पॉइंट डी दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आ रहा है। तो इस स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन की कंडीशन को डेराइव किया था व्हीटस्टोन नाम के एक साइंटिस्ट ने, जिसे, और यहां पर ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ना, इसे कहा जाता है ब्रिज आर्म। क्या कहा जाता है? ब्रिज आर्म। तो हम लोग यहां पर इस टॉपिक को ऑब्जर्व अप करेंगे कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो चलो इसके एक्सप्रेशन को देखना है। इसके एक्सप्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोगों के पास आता है पेपर में, जैसे मान लो लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले यहां पर लिखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट इन विच देयर इज नो करंट इन ब्रिज आर्म, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, या फिर एक अरेंजमेंट है जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के काम में आती है, ऐसा भी आ सकता है। तो इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, वहां पर समझ पाओगे। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन पे आ जाओगे तो बता दोगे कि 4 रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, बैटरी और स्विच सर्किट के फिगर के अकॉर्डिंग जोड़े जाते हैं टू कंस्ट्रक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बाद इसके वर्किंग पर आ जाओगे, समझा दोगे कि पॉइंट बी और पॉइंट डी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो ब्रिज आर्म में कोई भी करंट नहीं आ रही। फिर इसके एक्सप्रेशन पर पहुंचोगे। तो एक्सप्रेशन पर चलो हम लोग भी पहुंचते हैं। हम लोग यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक सर्किट को जिसका नाम है ABDA। अगर आप लोग देखो यहाँ पर ABDA, ठीक है, इसमें व्हीटस्टोन, इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं। ए से चलो बी की तरफ, करंट I1 रेजिस्टेंस P, तो हो जाएगा I1 इंटू P।
बी से डी की तरफ आए, करंट जीरो है, मान लो गैल्वेनोमीटर का अपना खुद का भी रेजिस्टेंस है, तो 0 इंटू आर जी करोगे कितना आएगा 0। और डी से ए की तरफ चलोगे, करंट इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं, तो पक्की बात हो जाएगा I2 इंटू आर, और माइनस का रहेगा बेटा, ठीक है। पॉइंट ए से चले, पॉइंट ए पर पहुंच गए, बराबर में 0, तो I1 इंटू पी इज इक्वल टू हो जाएगा I2 इंटू आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं सर्किट BCDB की, BCDB की। अगर हम लोग BCDB की बात करें तो जरा देखो, B से C की तरफ करंट जा रही है I1 एम्पियर की, तो हो जाएगा I1 इंटू क्यू। C से D की तरफ जा रहे हो तो करंट तो इधर जा रही है, तो हमको माइनस करना पड़ेगा I2 इंटू एस, बराबर में 0, इसलिए क्योंकि यहां पर कोई करंट नहीं, 0 इंटू आर जी करोगे 0, B पर वापस से पहुंच गए, तो आंसर फिर भी कितना रहने वाला है, बराबर में 0। चलो इसको ट्रांसपोज कर लो, I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा I2 इंटू एस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड कर दो। जब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग लगाओगे, I1 से I1 कटेगा, आंसर आएगा P अपॉन क्यू। R से S, I2 से I2 कटेगा, क्या बनेगा, R अपॉन S। सो दिस इज फॉर बैलेंस कंडीशन इन व्हीटस्टोन ब्रिज। P अपॉन क्यू अगर R अपॉन S के बराबर है तो हम लोग बोलते हैं सर यहाँ पर ब्रिज R में कोई भी करंट नहीं आएगी। अच्छा सोचो, P अपॉन क्यू R अपॉन S के बराबर है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। सोचो क्या इसे लिखा जा सकता है P अपॉन R इज इक्वल टू क्यू अपॉन S। थोड़ा सा हमें ट्रांसपोजिशन करना है। P अपॉन आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Q अपॉन S। तो जरा सोचो, या तो आप P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस लिखो, या तो P अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस लिखो, तो भी दोनों केसेस में व्हीटस्टोन ब्रिज ही बनने वाला है। अब जैसे सवाल आ गया, तुम लोगों को बोला गया कि सर एक सर्किट आप लोगों के पास है, ठीक है, इस सर्किट में ये रेजिस्टेंस 2 ओम का, ये 6 ओम का, ये 3 ओम का, ये सर पता नहीं कितने ओम का, x ओम का, लेकिन इधर एक रेजिस्टेंस लगाया गया और इस रेजिस्टेंस में जो करंट है वो 0 है। इस रेजिस्टेंस में करंट कितनी है, 0। इसको पढ़ते ही तुम समझ गए कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज है। फटाक से लगा दो, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। P की वैल्यू कर लो 2, Q की वैल्यू 6, R की वैल्यू कर लो 3, S की वैल्यू कर लो x, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसा लगा दो, 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। क्या मेरी बात समझ गए आप लोग? तो आसानी से ये काम आप लोग कर सकते हो, दोनों से आपको आंसर मिलने वाला है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड, दिस इज व्हाट व्हीटस्टोन ब्रिज, और कैसे आप लोग एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करोगे, ये आप लोगों के पास केस है। इसके बाद बच्चा देखो, इसमें एक छोटी सी बात और है, अगर आप लोगों से पूछी जाए क्या होगा अगर हम लोग बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दें, तो याद रखना, अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदलोगे तो भी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी आएगी, 0। बात समझ में आ गई? अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में जो बदल दीजिएगा तो भी रीडिंग कितनी आने वाली है, 0। बात समझ में आ गई? ऐसा रहने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इनका एक कॉमन रहता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। बैटरी को यहाँ पर बनाओ, P अपॉन क्यू आर अपॉन एस बन जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ठीक है। वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है तो हम उस पर काम नहीं कर रहे, वरना जब पहली बार पढ़ाए थे तो इस पर हम चर्चा किए थे। अभी हम इसे रब करें। व्हीटस्टोन ब्रिज में एक फिगर ऐसा है जो आप लोगों को और पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पेपर में व्हीटस्टोन ब्रिज का इतना सिंपल फिगर ना बना हुआ है, ऐसा फिगर बना हुआ आ जाए। 3 रेजिस्टेंस लगा दिए जाए, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ऐसे ज्वाइन किया जाए और दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे ज्वाइन किया जाए। ये भी देखो एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, इसे समझ लो। अगर मान लो इस बीच वाले रेजिस्टेंस को हम रब कर दें तो देखो 2 रेजिस्टेंस सीरीज में, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में आपस में जुड़े हुए हैं पैरेलल। अगर हम लोग इस जगह पर एक तीसरा रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो ये ब्रिज आर्म है हम लोगों की। अगर बोल दिया जाए कि सर इसमें करंट 0 है, तो लगाओ P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। इस तरीके से करना होगा आपको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल भी इजी होते हैं जो आप लोग कर सकते हो। आप लोगों के पास मटेरियल है, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, जो ना आए आके डिस्कस करो। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज की तरफ। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद अगले नंबर पर आता है मीटर ब्रिज। देखो मीटर ब्रिज की कहानी क्या है समझते हैं। अगर मीटर ब्रिज की बात करें तो दिखाया हुआ था हमने, तो मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट भी करवाया था। आप लोग थे, सभी आप लोग थे? नहीं पूछो तो तुम थी शायद प्रियांशी, जब मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करवाया था? नहीं थे, तुम भी नहीं थे? अच्छा तुम लोग आए शायद ऑप्टिक्स में हो।
ऑप्टिक्स में आए हो, ठीक। तो मीटर बिज का तो हमने आपको एक्सपेरिमेंट भी करवाया था, दिखाया था हमने आपको कि कैसा मीटर बिज दिखता है। चलो ठीक है, मीटर बिज का तो मैं एक रफ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे लैब में देखे होगे मीटर बिज, एक वुडन ब्लॉक है, इस वुडन ब्लॉक में एक 1 मीटर लंबा वायर लगा होता है, मोस्टली नाइक्रोम का होता है, ठीक है। 1 मीटर लंबा एक वायर लगा होता है, रेजिस्टेंस वायर, और इसे हम लोग बोलते हैं सर ये 1 मीटर लंबाई होने की वजह से ही इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। इसके नीचे एक स्केल लगी होती है जो हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहे, जिससे आप लोग लेंथ को मेजर कर सकते हो। इधर कुछ स्टील की प्लेट्स होती हैं, टी से 2 होती हैं एल शेप में, और इधर एक स्टील की प्लेट लगी होती है। यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स। और इस तरह से हम लोग एक रेजिस्टेंस बॉक्स को यहाँ पर लगा देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स के अलावा जब आप लैब में जाते हो तो मीटर बिज का सिर्फ एक काम है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। तो आप लोगों को एक रेजिस्टेंस वायर दिया जाता है कि जाओ इसकी वैल्यू पता करके बताओ कि कितने ओम का ये रेजिस्टेंस है। उसे हम लोग दूसरे लोकेशन पर ज्वाइन कर देते हैं। बड़ा ज्वाइन करना सिंपल होता है, उसमें बोर्ड लगे होते हैं, खोल के टाइट कर दो, जुड़ जाता है, ठीक। रेजिस्टेंस बॉक्स भी दिखाया था कि जितने ओम का रेजिस्टेंस निकालोगे उतना रेजिस्टेंस सर्किट में जुड़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस बॉक्स हम लोगों के पास रहता है। साथ में इस जगह पर हम लोग एक बैटरी को भी ज्वाइन करके रखते हैं। तो चलो इस जगह पर एक बैटरी को ज्वाइन कर दिया। ये बैटरी बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाली एक बैटरी है, ठीक है। दिखाई थी इसको हमने, इसमें रेओस्टेट भी इनबिल्ड होता है। तो चाहो तो जैसे उस चैप्टर में करते थे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में, बैटरी में ही रेओस्टेट इनबिल्ड बना देते थे। सिमिलरली हमने यहाँ पर बना दिया, एक रेओस्टेट भी लगा हुआ है, जिससे आप वोल्टेज की वैल्यू को, करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद बेटा इस पॉइंट पर हम लोग एक कनेक्शन निकालते हैं और इधर लगाते हैं एक गैल्वेनोमीटर, साथ में होती है जॉकी। जॉकी भी आप लोगों ने देखी थी, एक पेन के जैसी थी। किस तरीके से अलग अलग लोकेशन पे हम कनेक्शन निकालते थे, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले तो देखो मीटर बिज को दिखता ऐसा है। अगर मान लो पेपर में आया मीटर बिज के बारे में, तो सबसे पहला का तो यही लिख देना है सर, मीटर बिज इज एन अरेंजमेंट टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मीटर ब्रिज एक अरेंजमेंट है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? तो आंसर लोगे आप व्हीटस्टोन ब्रिज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर कंस्ट्रक्शन लिख दो कि किस तरीके से मीटर ब्रिज, रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस वायर, सेल बैटरी, फिगर के अकॉर्डिंग जोड़ के रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज बनाया जाता है। इतना करने के बाद आप लोग थोड़ा आगे जाओ तो इसकी वर्किंग पर आ जाओ। अब वर्किंग को हम लोग समझ लेते हैं। वर्किंग को ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिससे आप लोग अपनी मर्जी का रेजिस्टेंस सर्किट में जोड़ सकते हो। मान लो हमने यहाँ पर P ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में जोड़ दिया और आप लोगों को ये X ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में पता करना है। इसके बाद देखो बच्चा, आप लोग करते क्या हो कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, ये जॉकी को पकड़ लेते हो। जॉकी को अलग अलग लोकेशंस पर स्लाइड करके आप लोग एक ऐसे पॉइंट को पता करते हो जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कैसा आ जाए? 0। अलग अलग लोकेशन पर इसको रखिए। जिस लोकेशन पर गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 आ गई, उसी लोकेशन पर तुम बोलोगे सर देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। कैसे? एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा ये। इस पॉइंट को चलो ये C बोल दें। एक रेजिस्टेंस वायर AC और एक रेजिस्टेंस वायर CB। तो हम लोग यहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि सर देखो इस जगह पर इस रेजिस्टेंस वायर के, वायर AB के 2 पार्ट हो गए। एक रेजिस्टेंस इधर मानो, दूसरा इधर मानो, और दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इस जगह पर 4 रेजिस्टेंस हो चुके हैं, PX, वायर AC और वायर CB। और इन दोनों के मिड पॉइंट को हम लोग मिला रहे हैं, तो हम ये पा रहे हैं ब्रिज आर्म में कोई करंट नहीं है। मीनिंग एक परफेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज ये बन चुका है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज बोलता है सर इस रेजिस्टेंस के में इसका डिवाइड करो, और वायर AC के रेजिस्टेंस में वायर CB के रेजिस्टेंस का डिवाइड करो। ये दोनों आपस में आना चाहिए बराबर, क्योंकि हम तो ये पढ़ के आए हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो हमने बोला कि सर देखो एक रेजिस्टेंस है P ओम का, दूसरा है X ओम का। एक रेजिस्टेंस है वायर AC का और दूसरा रेजिस्टेंस है वायर CB का। ये आप लोगों को रेशियो निकालना है, इससे आप लोग X की वैल्यू को पता कर सकते हो। सोचो अगर नीचे स्केल लगी है, उससे हमने मेजर कर लिया कि सर ये लंबाई L सेंटीमीटर है, तो हमको एक बात बताओ ये लंबाई कितनी होगी? क्योंकि वायर की लंबाई ही 100 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस है ये लेंथ कितनी होने वाली है? 100 - L। अब हम इसे उठाते हैं, RAC अपॉन RCB। ये रॉयल चैलेंजर बंगलोर नहीं है, RCB मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर CB, ठीक। RAC की बात करें, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। वायर AC का लेंथ कितना है? L। RCB पर आ जाओ। रेजिस्टिविटी, ये भैया AC और CB सेम मटेरियल का है, तो रेजिस्टिविटी सेम। लंबाई कितनी रहेगी बच्चा इसकी? 100 - L। अपॉन में क्या करिएगा? एरिया। एरिया क्योंकि दोनों सेम वायर है, तो ऑब्वियस है दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी कैसा होगा? सेम। रो से रो काट दो, A से A काट दो, तो RAC अपॉन RCB
इज इक्वल टू आ जाएगा L अपॉन 100 माइनस L। यहां पर वैल्यू उठा के रख दो, तो P अपॉन एक्स इज इक्वल टू बनेगा L अपॉन 100 माइनस L, और x की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी P इंटू 100 माइनस L अपॉन L। ये चीज आप लोग पेपर में लिख के आओगे, लेकिन याद रखो न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व करने पर फॉर्मूला ना याद रख लेना, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल थोड़ा अलग तरीके से समझो। क्यों? रेजिस्टेंस बॉक्स को इधर कर दे, इस अननोन रेजिस्टेंस को इधर कर दे, पूरी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे मान लो तुम्हें याद क्या करना है, जैसे पेपर में कोई न्यूमेरिकल इसका दिया जाए, एक रेजिस्टेंस वायर है, उसको उसकी वैल्यू तुम्हें पता करनी है, सर्किट वहां पर बना के दे दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स में 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो P की वैल्यू 10 दे दी गई, X की वैल्यू पूछी गई। अब दिक्कत बस ये थी कि P को इधर बांधा, X को इधर बांधा, और लंबाई भी तुमको दे दी गई, L की वैल्यू पूछा गया कि बताओ अननोन रेजिस्टेंस कितना है, तुम ये लगा के चले आए, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस लॉजिकल अपना आंसर याद रखना है, P अपॉन एक्स, इधर से आ जाओ तो P को ऊपर रखे हो, उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ को देखो, L अपॉन 100 माइनस L। अगर मान लो अननोन रेजिस्टेंस इधर होता, रेजिस्टेंस बॉक्स इधर होता, तो आप सिमिलर काम करते, P अपॉन एक्स, या मान लो ये P होता और ये X होता, तो आप करते X अपॉन P इज इक्वल टू X के नीचे वाली लेंथ देखो L अपॉन 100 माइनस L, तब आप लोग X की वैल्यू को पता करते। तो ये दिमाग लगाना है क्वेश्चन में, ठीक है, वरना तुम ये फॉर्मूला रट के तुम न्यूमेरिकल लगाओ, फिर वहां पर फंस जाओगे। समझ गए? चलो ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर दो। एक मीटर ब्रिज है, रेजिस्टेंस बॉक्स में 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये आ गया अननोन रेजिस्टेंस X ओम का, ठीक, ये लंबाई 20 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर कहीं पर नल पॉइंट है, हमें बताओ कि कितना रहने वाला है ये अननोन रेजिस्टेंस। फाइव बाई टू। देखो बच्चा, ये 20, तो ऑब्वियस है 100 माइनस 20 होगा कितना, 80, तो बस 10 बाई 80 इज इक्वल टू x बाई 20 करना है। ये कितना आएगा, 4, 5/2 आंसर आएगा। समझ गए? ये कहानी करनी है। सो दिस इज मीटर ब्रिज, कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी नहीं है। और मीटर ब्रिज के बाद हम लोगों के पास आता है पोटेंशियोमीटर, ठीक, समझ गए आप लोग। सो पोटेंशियोमीटर की अब बात करनी है हम लोगों को। क्या है पोटेंशियोमीटर, समझो। अगर हम लोग पोटेंशियोमीटर की बात करें तो पोटेंशियोमीटर एक्चुअल में एक अरेंजमेंट है जिसमें एक वुडन ब्लॉक आप लोगों को मिलता है, लैब में अब तो देख ही लिया होगा इसको, और इसमें 10 मीटर लंबे या 10 मीटर लंबा एक वायर लगा होता है। वैसे वायर अपनी मर्जी का है, चाहे जितनी लेंथ का आप लोग यहाँ पर लगा लो। एक हम लोग वायर यहाँ पर लगा के रखते हैं, ठीक है। और इसकी अरेंजमेंट के लिए पहले इसमें एक बैटरी लगाई जाती है, थोड़ा और दूर बनाते हैं, एक बैटरी को लगाते हैं। ये तो बात है लैब में कैसा होता है। एक रेओस्टेट लगाया जाता है, स्विच भी लगा सकते हो, और इधर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इसको बैटरी के दूसरे सिरे को। फिर एक सेल आप लोगों को मिलता है, मोस्टली लैब में ये डेनियल या लेक्लांसे सेल होता है, ठीक है। और ये सेल आप लोगों को देने के बाद आप लोगों को इस जगह पर इस सेल का ईएमएफ पता करना होता है। इधर हम लोग क्या करते हैं, सेल में गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी फिट कर देते हैं। जस्ट नल पॉइंट को पता करके कैसे हम लोग इसे ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पेपर में इस फिगर को नहीं बनाना होता, थोड़ा सिंप्लीफाइड फिगर बनाना होता है, लेकिन आप लोग जब अपनी फाइल में एक्सपेरिमेंट लिखे हो तो उसमें कुछ ऐसा फिगर आप लोगों ने बनाया होगा। चलो हम लोग आ जाते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो कैसा हम लोगों को अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो कैसे लिखना होगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, इससे लंबा 5 नंबर का। देखो, आपको एक वायर बनाना है, वायर का नाम AB, वायर की लेंथ लेट से कैपिटल L, ठीक। इस वायर के साथ हम लोग एक बैटरी को ज्वाइन करेंगे, चाहो तो एक रेओस्टेट लगा दो, एक स्विच भी लगा सकते हो,
और इस तरीके से एक बैटरी को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। बैटरी को ज्वाइन करने के बाद आप लोग यहां पर एक सेल लेकर आओगे और इस सेल को आप लोग ऐसे ज्वाइन करोगे। ध्यान ये रखना होगा कि जिधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल उधर ही होना चाहिए। अगर सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता तो इधर भी हम लोग सेल के नेगेटिव टर्मिनल को ही रखते। समझ गए। मान लो पेपर में पोटेंशियोमीटर आया, तो पोटेंशियोमीटर है क्या, पहले तो ये लिखो। सर पोटेंशियोमीटर इज एन अरेंजमेंट विच कैन फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। जो कैसे क्या फाइंड कर सकता है, सेल का ईएमएफ। अच्छा ठीक है, तुम बोलोगे सर बड़ा आसान सी बात है कि एक सेल हम लोगों के पास है, उस सेल का ईएमएफ पता करना है। इस सेल में एक काम करो, यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दो और वोल्ट मीटर के लगाते ही हम लोगों को सेल का ईएमएफ पता चल जाएगा। तो कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि जैसे ही आपने वोल्ट मीटर को लगाया, ये तो क्लोज सर्किट में है, ये तो क्लोज सर्किट बन गया, सर्किट में एक करंट फ्लो होने लगेगी। वोल्ट मीटर हम लोगों को बताएगा E माइनस IR, ठीक है, दैट इज वैल्यू ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, ना कि ये हम लोगों को ईएमएफ बताने वाला है। ईएमएफ एक ही शर्त पर निकाल सकते हो कि I को 0 कर लो। I को कैसा कर लो, अगर I 0 हो जाएगा तो V किसके बराबर आएगा, E के बराबर। मीनिंग अगर आप लोगों से कोई पूछे कि पोटेंशियोमीटर क्या स्पेशल करता है, तो ये बस सेल में I को 0 कर देगा और V की वैल्यू को मेजर करके बोल देगा कि मालिक ये E के बराबर है। समझ गए। तो सोचो अगर किसी सर्किट में करंट 0 है तो ऐसे सर्किट को क्या कहा जाता है, ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। और करंट फ्लो हो रही है तो क्लोज सर्किट। तो आपसे कोई पूछे व्हाई पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर टू वोल्ट मीटर, देन यू कैन से सर इट वर्क्स ऑन ओपन सर्किट, दैट इज व्हाई इन पोटेंशियोमीटर वी कैन मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल, जो कि वोल्ट मीटर में पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर टू वोल्ट मीटर। समझ गए आप लोग, क्योंकि ये वर्क किसमें करेगा, ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट का मतलब है ये करंट को 0 करके चलेगा, ठीक है। तो चले देखते हैं ये कैसे करता है। आप लोग यहां पर इतना अरेंजमेंट करने के बाद एक गैल्वेनोमीटर यहां पर लगाते हो और गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद एक जॉकी के साथ इसे कनेक्ट कर देते हो। सबसे पहले नंबर पर आप लोग पता करोगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या पता करोगे, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। जैसे ये बैटरी है, इस बैटरी की वजह से आपने वायर AB के अक्रॉस वोल्टेज लगाया VAB, और वायर AB की लेंथ कितनी है L, तो L लेंथ पर कितना वोल्टेज है VAB, तो यूनिट लेंथ पर कितना वोल्टेज होगा VAB अपॉन L। इसे हम लोग बोलेंगे कि सर ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट और इसे लिख लेंगे K से। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। समझ गए आप लोग। सो दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक। K इज इक्वल टू VAB ओवर L। समझ गए हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो बच्चा क्या होता है कि आप लोग यहां पर अपनी एक्टिविटीज चालू करते हो और सबसे पहले आप लोगों ने इस गैल्वेनोमीटर को ज्वाइन किया, मान लीजिए पॉइंट C के साथ। तो जब आप लोगों ने पॉइंट C के साथ इसे जोड़ा तो आप लोग ये पाते हो कि सर हमारा सेल तो पॉइंट AC के क्रॉस जुड़ा है। पॉइंट A और C पर बैटरी भी अपना कुछ वोल्टेज लगाए, हमारा सेल भी अपना कुछ वोल्टेज लगाया। मान लो पॉइंट AC के क्रॉस सेल का वोल्टेज ज्यादा है और बैटरी का वोल्टेज कैसा है, कम, तो सेल जीत गया। सेल अपनी एक करंट ऐसे फ्लो करा लेगा और गैल्वेनोमीटर में कोई रीडिंग आ जाएगी। बात समझ गए। दूसरे नंबर पे अगर मान लो पॉइंट AC के अक्रॉस सेल का बैटरी का वोल्टेज ज्यादा है, सेल का कम है, तो सेल जीत गया और ये अपनी करंट इसे फ्लो करा लेगा, सेल को चार्ज कर देगा। अगर दोनों के वोल्टेज बराबर है तो पक्की बात है कि यहां कोई भी करंट फ्लो होने वाली नहीं है। हम लोग बस ऐसे करते करते नल पॉइंट को पता कर लेते हैं। मीनिंग ऐसे पॉइंट पर जिस पॉइंट पर जॉकी को लगाने पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी आ जाए, 0। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आने का मतलब ये होगा कि जितना वोल्टेज पॉइंट A और C के क्रॉस सेल लगा रहा है उतना ही बैटरी ने लगाया है। लेट्स से हम लोगों ने नल पॉइंट को पता किया और ये लेंथ कितनी आ गई, L। तो पॉइंट AC के अक्रॉस वोल्टेज कितना, ये पता करना है। आपने कहा सर यूनिट लेंथ के अक्रॉस K है, पॉइंट AC की लंबाई कितनी L, तो कितना वोल्टेज आने वाला है KL। क्या मेरी बात समझ गए। अब जरा बताओ V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है, यहां पर करंट कितनी फ्लो हो रही है, 0, तो ऑब्वियस है V इज इक्वल टू क्या बनेगा E, क्योंकि I की वैल्यू तो 0 है, तो E इज इक्वल टू क्या आने वाला है बेटा, K इंटू L। E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इंटू L। K की वैल्यू तुम्हें मालूम है, L तुमने पता लगा लिया, फटाक से तुमको सेल का EMF पता चल जाता है। समझ गए। ये प्रॉब्लम आएगी जैसे पेपर में आया, तो सबसे पहले आप लोगों को EMF के बारे में पूछेंगे।
सबसे पहले आपको ईएमएफ के बारे में पूछेंगे, मतलब ईएमएफ बोल रहे हैं। सबसे पहले आपको पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन देंगे और पोटेंशियोमीटर देने के बाद पूछेंगे कि बताओ ये कैसे वर्क करता है। तो वर्किंग जो हमने आपको समझाई है यही वर्किंग लिखनी है आप लोगों को। इसके बाद उसमें एक क्वेश्चन और जोड़ दिया जाएगा, वाई पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर टू वोल्टमीटर, जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पोटेंशियोमीटर वर्क करेगा ओपन सर्किट पे और वोल्टमीटर वर्क करता है क्लोज सर्किट पे। दैट इज वाई पोटेंशियोमीटर ईएमएफ को मेजर कर सकता है और वोल्टमीटर टर्मिनल वोल्टेज को। समझ गए। फिर एक प्रॉब्लम आती है, राइट सम एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के कुछ एप्लीकेशंस लिखो। तो पोटेंशियोमीटर के दो एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से समझो। नंबर एक, सेल के ईएमएफ को तो मेजर करता ही है, ठीक है, जो लैब में दो एक्सपेरिमेंट करे उनको समझो। पहला एक्सपेरिमेंट, ये सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकता है। पहला इसका एप्लीकेशन है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स। ठीक है, देखो ये सेल के ईएमएफ को कैसे कंपेयर करेगा, इसे हम रब कर दें। इतनी बात समझ गए आप लोग, प्रॉपर समझ गए ना। इधर हम लोगों ने बैटरी लगाई, रेओस्टेट और एक स्विच। ठीक, लेट से इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट के है, जिसका मतलब है VAB/L। समझ गए। इसके बाद देखो बच्चा, हम लोग इस जगह पर दो सेल्स लेकर आते हैं। पहले सेल को हमने ऐसे लगाया और दूसरे सेल को हमने ऐसे लगाया। इधर हम लोग एक 2 वे की लगाते हैं और यहां पर कनेक्शन कर देते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, पहले सेल का ईएमएफ लेट से E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे सेल का ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और इधर हम लोग साथ में एक जॉकी के साथ इसे कनेक्ट रखते हैं। पहले सर्किट में पहले स्विच को लगाओ और नल पॉइंट को पता कर लो। चलो, नल पॉइंट आया L1 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो पहले सेल का ईएमएफ कितना होगा बेटा, K × L1। समझ गए। आप इसे स्विच ऑफ करके इसे स्विच में लगा लो और मान लो अब की बार आप लोगों ने नल पॉइंट इधर फाइंड किया, दैट इज एट L2 डिस्टेंस। सो दूसरे सेल का ईएमएफ कितना हो जाएगा भैया, K L2, और आपको ईएमएफ को कंपेयर करना है तो आपको मिलेगा E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। सो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो दो सेल का ईएमएफ। समझ गए। दोनों सेल को ज्वाइन ऐसे करके आप सेल के ईएमएफ को पता कर सकते हो। लैब में आपने एक्सपेरिमेंट किया भी है। अगले नंबर पर आपको करना होता है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता करोगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे पता किया जाता है। इसे रब कर दे। देखो, तो सेल के ईएमएफ की बात करें हम लोग, सेल का ईएमएफ कैसे पता किया जाता है, इसे जरा ध्यान से देखो। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे पता किया जाता है, ध्यान से देखो। आपके पास एक वायर है AB, इसके साथ आपने एक बैटरी को ज्वाइन किया है। स्विच लगा सकते हो, रेओस्टेट लगा सकते हो, स्विच को ऑन कर दो। इधर आप लोग एक बैटरी लेकर आओगे, सेल लेकर आओगे। इस सेल का ईएमएफ लेट से E है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R। इधर एक 2 वे की लगा दोगे और एक रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में ज्वाइन करोगे। रेजिस्टेंस बॉक्स अपनी मर्जी से जितना रेजिस्टेंस चाहो उतना रेजिस्टेंस ये हम लोगों को दे देगा। आपको दिखाया था रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा होता है। और इस जगह पर आ जाएगा एक गैल्वेनोमीटर। समझ गए आप? इस गैल्वेनोमीटर की बात करें, बस आप लोगों को क्या करना है, पहले सिर्फ सेल को सर्किट में ज्वाइन कराना है। सेल को सर्किट में ज्वाइन कराओगे और आप लोग ईएमएफ पता कर लोगे। लेट से वो लेंथ कितनी आ गई, L1। तो सेल का ईएमएफ हो जाएगा बेटा E इज इक्वल टू K L1। ठीक, फिर दोनों स्विच को ऑन कर दोगे। जैसे ही आपने दोनों स्विच को ऑन किया तो रेजिस्टेंस बॉक्स इस सेल के कनेक्शन में आ गया। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स में सेल अपनी करंट को फ्लो कराता रहेगा। ठीक है, पक्की बात है। अब की बार तो ईएमएफ आएगा नहीं, अब की बार तो सेल में कुछ करंट फ्लो हो रही है। तो आप देखो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस इन दोनों पॉइंट के क्रॉस कनेक्शन दे रहे हो तो आपको टर्मिनल वोल्टेज V पता चलने वाला है।
तो आप लोग ये पाओगे कि अब की बार किसी दूसरे पॉइंट पर हम लोगों को नल पॉइंट मिलेगा, लेट से वो L2 मीटर पर मिला, क्योंकि अब की बार सेल ओपन सर्किट में नहीं था, तो टर्मिनल वोल्टेज पता चलेगा, दैट इज KL2। आप दोनों का रेशियो निकाल लो, तो E/V इज इक्वल टू हो जाएगा L1/L2। समझ गए? अब E के प्लेस पे लिखो V प्लस IR, जो EMF का फॉर्मूला होता है हम लोगों ने पढ़ा है, L1/L2। V इज इक्वल टू पढ़ा है I इंटू कैपिटल R, पढ़ा है आप लोगों ने, और कैपिटल R आपको यहां से मिल जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है। V इज इक्वल टू लिख दो I इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू L1/L2। I कॉमन लेके काट दो, कैपिटल R प्लस स्मॉल r ओवर कैपिटल R इज इक्वल टू हो जाएगा L1/L2। समझ गए? इस जगह पर देखो बच्चा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू L1/L2 इंटू R हो जाएगा, प्लस के R को इधर भेज दो, तो देखो L1/L2 इंटू R माइनस R हो जाएगा, और स्मॉल r की वैल्यू R कॉमन ले लो, L1/L2 माइनस 1 आप लोगों के पास आएगी। सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। बस आपको कैपिटल R रेजिस्टेंस बॉक्स से मिलेगा, L1 L2 पता करनी है, EMF की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आसानी से पता कर सकते हो। समझ गए? इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी मिल सकते हैं। देखो, तो इतना हो गया हम लोगों के पास। अब देखो न्यूमेरिकल 2 से 3 टाइप के इसके बनते हैं, ठीक है? दोनों के फॉर्मूले पहले तो याद रखो। अच्छा देखो, वो तुम्हें सीधा न्यूमेरिकल नहीं करा रहे कि आप लोगों को E1/E2 बराबर L1/L2 करना है, 2 सेल हैं, उनके EMF का रेशियो निकालना, अगर L1 L2 दे दिया जाए, या मान लो L1 L2 R दे करके आप लोगों को स्मॉल r की वैल्यू पूछी जाए, तो ये तो फॉर्मूले में रख के ही आप लोग कर लोगे। हम वो न्यूमेरिकल करवा रहे हैं जिसमें थोड़ा बहुत सोचना है, मतलब जो इसमें नहीं आए, जस्ट थोड़ा सा डेविएट कर सकते हैं न्यूमेरिकल। देखो उसमें क्या रहेगा कि जो आपके पास वायर AB है, पहली चीज, इस वायर AB का रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB इज 10 ओम, ये आप लोगों को दे दिया गया, ठीक है? और इसके बाद आपको बोला जाएगा कि सर इसमें हम लोगों ने एक 20 वोल्ट की बैटरी को जोड़ दिया, रेओस्टेट वगैरह कुछ नहीं लगाया, 20 वोल्ट की बैटरी को हमने यहां पर जोड़ दिया। एक सेल है जिसका EMF हम लोगों को पता करना है, चलो आइडियल सेल मान लेते हैं, और हम लोगों को नल पॉइंट मिला है 10 सेंटीमीटर पर। तो बताओ सर इसका EMF कितना है? तो आप बोलोगे सर E इज इक्वल टू K इंटू L होता है, ठीक है? एक काम कर लेते हैं, मीटर में रखेंगे इसको, क्योंकि ऑब्वियस है सब कुछ सीरीज सिस्टम में चल रहा है, तो हम लोग चलो बोलते हैं सर ये 10 मीटर है, ठीक है? मान लो 100-200 मीटर लंबा वायर होगा, क्या फर्क पड़ता है? K की बात पता करने के लिए आप बोलोगे सर हमको चाहिए VAB ओवर कैपिटल L, और लेट से वायर जो है अपने पास वो टोटल 20 मीटर लंबा है, वायर AB की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। तो इस जगह पर आप जब VAB को पता करोगे, तो VAB को पता करने के लिए बच्चा एक बात समझो, अभी तो आपके सामने कहानी क्या है कि इधर 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और साथ में एक ही रेजिस्टेंस वायर AB है, तो AB के क्रॉस वोल्टेज 20 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन मान लो यहां पर बोला गया कि सर एक रेओस्टेट लगा है और इस रेओस्टेट का रेजिस्टेंस भी 5 ओम है। अब जरा VAB को ध्यान से देखो, आप क्या करोगे, अगर तुम्हें VAB चाहिए तो पहले तो इस सर्किट को समझो, बैटरी और इस वायर AB के सर्किट को समझो। वायर AB का रेजिस्टेंस कितना है? 10, और सीरीज में जुड़ा है 5, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 15। वोल्टेज कितने का लगा है बेटा? 20 का। V इज इक्वल टू IR होता है, उस फॉर्मूले को लगाकर पहले तुम करंट को पता करोगे, तो 4/3 एम्पियर की करंट आएगी। कितने एम्पियर की? 4/3। क्या मेरी बात समझ गए? तो करंट आपके पास 4/3 आ जाएगी। अब जब करंट तुम्हारे पास 4/3 आ गई, तब तुम वायर AB के क्रॉस वोल्टेज को पता करोगे, V इज इक्वल टू IR लगाओगे। करंट आपको मालूम चल गई है सर 4/3 है, और AB वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 10, तो VAB तुम्हारे पास आएगा 40/3, और उसे यहां पर रखोगे 40/3, लंबाई आएगी 20, आंसर बनेगा 2/3, जिसे तुम इस जगह रखोगे और L की वैल्यू तुम्हारे पास 10 आएगी, तो आंसर कितना रहेगा? 20/3। समझ में आई बात आपको? तो ये कहानी है, इस तरीके से EMF पता करोगे जिसमें इस सेल का इस वायर का रेजिस्टेंस दे दिया जाता है। क्या मेरी बात समझ गए? पक्की बात समझ गए? ठीक, एक कहानी हो गई। दूसरे नंबर पर इसी में थोड़ा ट्विस्ट लगा दें, बस हम क्या करें कि यहाँ पर EMF दे दें, L की वैल्यू पूछ लें, तो भी आसानी से कर सकते हो। मॉडल पेपर आप लोगों के पास है, न्यूमेरिकल्स उनसे सॉल्व करिए, जो ना आप लोगों को आए वो आके आज डिस्कस करिए।